नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 14 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सभी प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा इन प्रश्नों के साथ ही कुछ इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, यह वीडियो आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। चलिए सीधे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा ही में अनुमोदित होता है। उसमें से आपका है अविश्वास प्रस्ताव। जो अविश्वास प्रस्ताव है केवल और केवल आपका लोकसभा में ही इसको अनुमोदित किया जा सकता है। तो इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है। निंदा प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये सब किसी सदन में आ सकता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो होगा केवल और केवल लोकसभा में ही आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव का, तो अविश्वास प्रस्ताव पहले लोकसभा में आता है और लोकसभा से यह पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरा जो मंत्रिपरिषद है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव को देखेंगे तो प्रधानमंत्री बीपी सिंह का नाम आता है। बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह यह अविश्वास प्रस्ताव पत्र मतलब पारित होने से पहले ही रिजाइन दे दिए। अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी केवल एक मतों से अपना विश्वास मत खो दिए थे। अगर सबसे पहली बार बोला जाए अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध सबसे पहली बार आपका अविश्वास प्रस्ताव आया था। और अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आया था, और जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला 2 नंबर प्रश्न है कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। तो विधान परिषद की बात कर रहा है, तो विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य संख्या वो है आपका 40। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करेंगे विधान परिषद, तो इसकी संरचना के बारे में आर्टिकल 171 में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 169 में बताया गया है कि कोई भी राज्य अगर अपने राज्य में विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है तो संसद उसका स्थापना कर सकती है आर्टिकल 169 के तहत, और उसका विघटन भी कर सकती है। चलिए विधान परिषद से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न को देखते हैं। विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य संख्या होता है 40 होता है, लेकिन अधिकतम जो सदस्य संख्या होता है आपका उस राज्य के विधानसभा के 1/3 से अधिकतम नहीं हो सकता है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 6 ही राज्य है जिसमें से विधान परिषद है। जैसे आपका यूपी में हो गया, यूपी में विधान परिषद की संख्या 100 है। बिहार हो गया, बिहार में भी विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र में आपका विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78 है। और कर्नाटका है, कर्नाटका में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। इसके अतिरिक्त आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जो वित्तीय परिसंपत्तियों को विदेशी जो क्रेता है उसी से बेचना होता है, तो वो होता है भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह, उसी को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, कि जो आईएफएससी कोड होता है, जो बैंकों का आईएफएससी कोड होता है, उसमें कितने अंक होते हैं। तो बात करें अगर आईएफएससी कोड की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इसमें टोटल जो अंक होते हैं वो 11 होते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर, कि गलत कथन का चयन कीजिए। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो एक्स किरणें रेडियो सक्रिय जो है नाभिकों के विखंडन से प्राप्त नहीं होता है। जो रेडियो सक्रिय का नाभिकीय विखंडन होता है उसे एक्स किरणें प्राप्त नहीं होता है। एक्स किरणों की बात करें तो एक्स रेज की खोज जो किया गया था रोन्टगेन के द्वारा किया गया था।
जबकि रेडियो सक्रिय नाभिकों से आपका अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, जिसमें सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता गामा किरण की होती है। रेडियो सक्रियता की खोज की बात करें तो हेनरी बेकलर के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गलत प्रश्न आपका तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध का कारण, तत्कालीन कारण हम लोग जानते ही हैं। जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, उनकी आपका सेरेजो में हत्या हो गई थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। इसी से आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 4 सालों तक लगभग चला, 14 से 18। बाद में पेरिस शांति समझौते के तहत समाप्त भी हुआ और वर्साय की संधि भी हुआ था। तो राष्ट्र संघ की बात करें तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था 10 जनवरी 1920 को हुआ था। इसमें यूएसए के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन का अहम योगदान था, लेकिन राष्ट्र संघ में अमेरिका शामिल नहीं हो पाया था। तो राष्ट्र संघ की विफलता का एक प्रमुख कारण यह भी था कि इसमें यूएसए का शामिल न होना। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। बात करेंगे अगर यूएनओ की, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगर संघ राष्ट्र का मुख्यालय को देखेंगे तो संघ राष्ट्र का मुख्यालय जो था वो जेनेवा था। स्विट्जरलैंड में जो जेनेवा है वही है। लेकिन यूएनओ को देखेंगे तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनओ में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिली है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 7वां नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित मतलब कीजिए। पवन जो है उसको सुमेलित करना है। पहला है बोरो। तो जो बोरो पवन है ना, यह आपका इटली में एड्रियाटिक जो तट है उधर आता है। बात करेंगे अगर मिस्ट्रियल की, तो मिस्ट्रियल जो है दक्षिणी फ्रांस में आता है। हरमट्टम हम लोग पहले भी पढ़े हैं, पश्चिमी अफ्रीका में आता है, यानी सहारा मरुस्थल में आता है। तो देखते हैं एक का आपका ऑप्शन नंबर सी। तो एक का जो सी दिया है वो ऑप्शन बी में दिया है, इसमें दिया है। 2 का बात करेंगे तो 2 का दिया है, 2 का होगा डी, तो 2 का डी जो है आपका बी में हो जाएगा। तो एक यही ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा। बोरा की बात करेंगे तो बोरा आपका आता है इटली में। मिस्ट्रल जो आता है वो आपका दक्षिणी फ्रांस में आता है, फ्रांस में आता है। हरमट्टम सहारा मरुस्थल में आता है, यानी पश्चिमी अफ्रीका में आता है। और ये जो है आपका खमसिन जो है इटली, आपका खमसिन जो आता है वो मिस्र में आता है। तो इसको भी याद रखिएगा, इससे संबंधित पहले भी परीक्षा में पूछा गया पवन। बात करेंगे अगर विली विली की, तो विली विली एक चक्रवात है जो आपका आता है ऑस्ट्रेलिया में। लू की बात करें तो लू जो है उत्तर भारत में गर्मी के समय में आता है लू। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए यह प्रश्न पूछा गया है आपका 14 मार्च 2021 में। तो उसके अनुसार इसका झारखंड ही हो जाएगा। तो भारत में तांबे का तीसरा सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है। बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। चलिए तांबे के कुछ खानों की बात करते हैं। तो एक खान है जो महत्वपूर्ण, जिसका नाम है खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी जो खान है ये राजस्थान में है और यह तांबे के उत्पादन के लिए फेमस है। तांबा जो होता है विद्युत का अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे ज्यादा चालकता चांदी की होती है, लेकिन तांबा भी विद्युत का अच्छा चालक होता है। खेतड़ी जो है राजस्थान में देख लिया हम लोगों ने। इसके अलावा एक जेवर है, जेवर की खाने। जो जेवर की खाने जो है ये भी राजस्थान में है और यह तांबा और जिंक यानी कॉपर और जस्ता के उत्पादन के लिए फेमस है। चलिए बात करें अगर तांबे का शत्रु, तो तांबे का शत्रु बोला जाता है गंधक को बोला जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्य में किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। तो इसमें जो तुलनात्मक रूप से कम की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। तो असम, मेघालय, मणिपुर और चौथा नंबर जो नहीं दिख रहा है वो सिक्किम है। तो इसमें इसका असम का जो है महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से अधिक है। अगर असम को देखेंगे तो असम यह 7 सिस्टर में आता है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। यहाँ जो हस्तांतरित कृषि होती है उसको झूम की खेती भी बोला जाता है, जो पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छी नहीं है। असम में आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक नदी द्वीप है, मांजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है।
बात करें अगर महिला साक्षरता की, तो भारत में सबसे कम महिला साक्षरता है वो बिहार राज्य की है। और ऑल ओवर देखा जाए तो पूरे भारत में जो सबसे कम साक्षरता दर वो बिहार का ही है। भारत की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 73 दशमलव कुछ है, लगभग 73% के आसपास है साक्षरता दर। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां नंबर, तारे का रंग इंगित करता है। तो जो तारे का रंग होता है वह उसके ताप का सूचक होता है, और तारे से हमें जो प्रकाश मिलता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है। उसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप उससे हमें ताप जो उससे निकलता है वो होता है। बात करें अगर हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम भी आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है, जबकि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां नंबर कि विश्व नगरी, जिसे बोला जाता है मेगालोपोलिस, शब्द का पहली बार किया गया था। तो जो महानगर है जिसको विश्व नगरी भी कहते हैं, मेगालोपोलिस भी बोला जाता है, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें भारत के बड़े महानगरों की, तो भारत के 4 बहुत बड़े महानगर है, जिसमें से एक दिल्ली है, आपका एक मुंबई है, एक आपका कोलकाता है और एक आपका चेन्नई है। यह भारत के 4 बड़े महानगर है। तो ये जो विश्व नगरी है यानी मेगालोपोलिस है, इसका प्रयोग जीन गोटमैन के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति है उसके जन्मदाता कौन थे? तो बात करें अगर भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की, तो उसके जन्मदाता है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो चलाया गया था, इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। 1961 में बेलग्रेड में हुआ था आपका गुटनिरपेक्ष जो था यह शीत युद्ध के दौरान, ना ही ये मतलब इस गुट में वो सदस्य थे, ना ही पूंजीवादी के समर्थक थे, ना ही साम्यवादी के समर्थक थे। इन्होंने अपना अलग गुट बनाया था जिसे गुटनिरपेक्षता कहा गया। तो इसके प्रणेता जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करें नाम की स्थापना में, तो यूगोस्लाविया के जो थे मार्शल टीटो, यूगोस्लाविया के एक थे मार्शल टीटो, और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के कर्नल नासिर, ये तीनों व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान था, नासिर का, टीटो का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का, गुटनिरपेक्षता की स्थापना करने में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो अतिरिक्त जो मूल्य है इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की पुस्तक की बात करें तो दास कैपिटल की बात करें तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। एडम स्मिथ की बात करें तो इसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। जॉन माल्थस थे, जनसंख्या के विस्फोट सिद्धांत को दिए थे। जो जनसंख्या और इसके जो विस्फोट होता है उसके सिद्धांत को जॉन माल्थस के द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो दिया था कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। जॉन माल्थस जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत दिए थे। एडम स्मिथ की बात करें तो इन्हें आपका इकोनॉमिक्स के पिता भी बोला जाता है, एडम स्मिथ को। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम यानी किण्वन के लिए सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किण्वन की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया को दर बढ़ा देते हैं। तो ये जवाब जो हो जाएगा वो सत्य नहीं है कि किण्वन की सक्रियण ऊर्जा कम कर अभिक्रिया को दर को बढ़ा देते हैं, ये वाला जवाब सही हो जाएगा। तो इसी कारण इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1956 में हुआ था उसके बाद बिहार में विधानसभा का गठन हुआ था। उस समय निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपा। उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। अभी बिहार विधानसभा सीटों की बात करें
तो झारखंड को अलग हो जाने के बाद बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 243 है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13। तो जो जनगणना 2011 के अनुसार है उसमें औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश टोटल को मिलाया जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13, जो ऑप्शन नंबर बी में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व राज्यों की बात करें तो उसमें बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार की जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो दिल्ली की जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज्यादा है और राज्यों में बिहार का नाम आता है। भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है और चलिए बिहार का तो देख ही लिए 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो बिहार में जो क्रियान्वित की जा रही है अंत्योदय अन्न योजना, इसका उद्देश्य है कि चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल को क्या करना, उसको मुहैया कराना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो जैसे हम लोग जानते भी हैं स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, ये नहीं, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी और बी की कमी से जो होता है वो बेरी होता है, बेरी रोग। और विटामिन डी की कमी से एक तो रिकेटस होता है और इसके अलावा एक ऑस्टियोमलेशिया जो होता है आपका विटामिन डी की कमी के कारण ही होता है। और विटामिन ई की कमी से जो होता है प्रजनन क्षमता कम हो जाता है और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी हीमोफीलिया नामक रोग होता है। स्कर्वी रोग को देख लिए। विटामिन सी जो है आंवला में पाया जाता है, खट्टे जो पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि दे दिया है और राज्य दे दिया है। तो देखिए दीपा जो स्थानांतरित कृषि है ना छत्तीसगढ़ में है, तो इसलिए सही है, दीपा छत्तीसगढ़ में है। पामलू जो है ये मणिपुर में है, ये भी सही है। झूम जो खेती किया जाता है स्थानांतरित कृषि, ये भी असम में है। लेकिन बिहार में बेबर जो स्थानांतरित कृषि है बिहार में नहीं है, इसका होगा मध्य प्रदेश। तो इसी कारण पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बेबर जो है मध्य प्रदेश में झूम की खेती किया जाता है। झूम की खेती जो होता है पर्यावरण के लिहाज से अच्छा नहीं माना जाता है, वह पर्यावरण को हानि ही पहुंचाता है झूम की खेती। पूर्वोत्तर भारत में जो झूम की जो हस्तांतरित कृषि होता है इसी को झूम की खेती कह दिया जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो जो चरक थे, जो आयुर्वेद के महान आपका व्यक्ति थे, उनका जो संबंध है वो कनिष्क से है, कनिष्क के दरबार में रहते थे। बात करें कनिष्क की तो कनिष्क राजगद्दी पर 78 ईस्वी में बैठा और जिस समय बैठा उसी समय शक संवत का आरंभ माना जाता है, शक संवत का आरंभ माना जाता है। कनिष्क के समय ही नागार्जुन थे, नागार्जुन जो थे वो भी आपका कनिष्क के समय थे और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। और शून्यवाद जो है, शून्यवाद आपका नागार्जुन के द्वारा दिया गया है, तो शून्यवाद नागार्जुन के द्वारा किया गया है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन जो थे कनिष्क के समय के थे। चरक जो थे आयुर्वेद के महान जो व्यक्ति थे, महान विद्वान थे, वो कनिष्क के समय ही थे। कनिष्क जो था यह आपका कुषाण वंश से संबंधित था। इसने इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी जम्मू कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। कनिष्क के राजकवि जो थे अश्वघोष थे, जिसने बुद्ध चरित की रचना की है, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18वां नंबर कि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शहरी क्षेत्र में जो व्यय है वो 1407 रुपया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यय है वो 972 रुपया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
रंगराजन समिति का संबंध गरीबी रेखा से संबंधित है, गरीबी से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। ये सभी के सभी प्रश्न आपका बिहार पुलिस में पूछा गया, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया गया, इसलिए साथ ही साथ आप लोग अपना भी उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, 19 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो मेढक में जो पाया जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, वो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और इसका जो कोष्ठक होता है वो 3 होता है। 3 कोष्ठक होता है, जिसमें से एक निलय होता है और 2 आपका अलिंद होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका हृदय होता है, 3 चेंबर होता है, इसमें 2 अलिंद होते हैं और 1 निलय होते हैं। बात करेंगे मछली की, तो मछली का जो हृदय होता है वो 2 वेश्मी होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 वेश्मी होता है। जितने उभयचर होते हैं उसमें आपका उसके 3 ही होते हैं आपका कोष्ठक हृदय के, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है मगरमच्छ। मगरमच्छ के 4 आपका चेंबर होते हैं हृदय के। सबसे ज्यादा कॉकरोच के होते हैं। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है 20वां नंबर, कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो जो राज्य है इसकी उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है वो दैवीय सिद्धांत है। दैवीय सिद्धांत कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई थी, राज्य की जो स्थापना किया गया था, वो ईश्वर के द्वारा किया गया था। बात करेंगे अगर राज्य की, तो राज्य के लिए चाहिए सबसे पहले जनसंख्या, जनसंख्या का होना चाहिए। उसके अलावा आपका क्षेत्र होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए। उसके अतिरिक्त आपका संप्रभुता भी होना चाहिए। यह राज्य की प्रमुख विशेषता है। जनसंख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, संप्रभुता हो गया, यह राज्य के लिए अनिवार्य चीज है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? विकासवादी, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्राचीन सिद्धांत तो दैवीय सिद्धांत है, देख लिए, लेकिन विकासवादी सिद्धांत जो है जिसे अभी माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य जो है मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि राज्य जो है मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? तो इसका जवाब सभी लोग जानते हैं, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, इसके कारण जो दूध होता है दही में जम जाता है। और दूध का दही में जो जमना होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, दूध का दही में जमना। बात करें अगर पानी का बर्फ बनना या पानी का वाष्प बनना है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना जो होता है भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को कौन करता है? सदन का वरिष्ठ सदस्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। जब लोकसभा के अध्यक्ष न रहे और उपाध्यक्ष न रहे, तो संसद की जो अध्यक्षता करता है वो सदन के सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वो अध्यक्षता करते हैं। बात करेंगे अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो इसका वर्णन आपका आर्टिकल 93 में है, जबकि आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा की अगर बात करें, पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, और पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं अध्यक्ष पद के लिए अलग से शपथ नहीं लेते हैं, उनको वो भी साधारण सांसद की तरह ही शपथ लेते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष के पास अपना एक निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कोर यानी सार भाग मुद्रास्फीति के किस मुद्रास्फीति का माप है? तो जो कोर होता है यानी सार भाग होता है मुद्रास्फीति के माप की बात करें, तो जो उन मदों को वर्जित करता है जो अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती है, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रास्फीति होता है, मुद्रास्फीति में रुपये का मूल्य कम हो जाता है, जबकि वस्तु का मूल्य जो होता है अधिक हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 25वां नंबर, कि लकड़ी एक लकड़ी है, तो लकड़ी जो है वो प्राथमिक ईंधन कहा जाता है। ईंधन का मतलब जो हमें जलकर जिसे हमें ऊष्मा मिले, ऊर्जा मिले, वह ईंधन होता है। तो लकड़ी जो होता है वो प्राथमिक ईंधन होता है। ईंधन, अब प्राथमिक ईंधन को देखेंगे तो प्राथमिक ईंधन वैसे ईंधन होते हैं
जिसको उसी रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ईंधन के रूप में, उसे प्राथमिक ईंधन के रूप में जानते हैं। बात करेंगे अगर हम लोग के घरों में जो खाना बनता है आपका एलपीजी होता है, तो एलपीजी का मुख्य घटक हो जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन, जबकि सीएनजी का मुख्य घटक होता है वो मीथेन होता है। सीएनजी का मुख्य घटक मीथेन होता है और एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, इसको याद रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा संवहनीय क्रिप्टोगेम्स यानी अपुष्पी है? तो इसमें से जो अपुष्पी की बात करें तो जो टेरिडाफाइटा होता है वह संवहनीय क्रिप्टोगेम्स अपुष्पी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन आएगा? जो परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें होगा मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाता है और रोजगार और उत्पादन में वृद्धि हो जाता है। तो 1 और 4 की बात करें तो 1 और 4 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, तो 1 और 4 हो जाएगा। तो परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जो होता है परिवर्तन जो होता है वो क्या होता है? मूल्य के स्तर में वृद्धि हो जाता है और रोजगार और उत्पादन में भी वृद्धि हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन बोल रहा है कोरियोलिस बल पवनों के उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, तो इसका पहला ही जवाब गलत हो जाएगा। तो ये भी बोल रहा है गलत चुनिए, पहला ही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेगा अगर कोरियोलिस इफेक्ट की, तो कोरियोलिस इफेक्ट जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पवन की दिशा होती है उसमें परिवर्तन से संबंधित है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो होती है अपने दाहिने ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती है, लेकिन यह बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में बाएं मुड़ती है, तो इसका गलत जवाब हो जाएगा। बाकी सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, तो बात सही है। समदाब रेखाओं की निकटता अधिक दाब प्रवणता को दर्शाती है, ये भी सही है। कोरियोलिस बल का दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करती है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पूछ रहा है पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की हो जाता है या फिर 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम हो जाता है, जबकि आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। पानी का बोलेंगे बर्फ का जमना वगैरह हो जाएगा, ये आपका भौतिक परिवर्तन हमने अभी देख लिए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पूंजीवादी में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें उत्पादित जो भी वस्तु होता है उसमें किसी व्यक्ति के पास ही उसका स्वामित्व होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो बात करें अगर कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वो एशिया में है, जबकि दूसरे स्थान पर बात करें तो यूरोप में है। यूरोप में दूसरे नंबर जनसंख्या घनत्व है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर देखेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व या सबसे ज्यादा जनसंख्या सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो एशिया में है। एशिया जो होता है जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा वो यूरोप में है। ठीक है, सबसे बड़ा जो महादेश है वो एशिया है, सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का जनघनत्व जो है सबसे कम भी है। बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा आपका महादेश है और सबसे ज्यादा जो देश है वो आपके अफ्रीका में ही है। अफ्रीका में ही मानव जाति के उत्पत्ति हुआ है, माना जाता है ऐसा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी। तो हम लोग जानते हैं कि जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद से 243 वर्तमान में भी विधानसभा सदस्यों की संख्या है। विधानसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होती है वो 500 हो सकती है, जबकि न्यूनतम 60 हो सकती है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या आपका यूपी में है, वो 403 है। बिहार में 243 है। बिहार में विधान परिषद भी है जिसकी सीटों की संख्या 75 है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? तो मैं समाजवादी की तरह कार्य करता हूँ और मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू इस बात को कहे थे।
1936 में कहे थे आपका, 1936 के जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसमें। 1937 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ फैजपुर में हुआ और गांव में होने वाला वह प्रथम अधिवेशन था। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किए गए थे, जिसमें भारत पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, वो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति का कार्यकाल 12 साल तक चलाए थे और इनको 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो बात करें संयुक्त अधिवेशन की, तो इसका वर्णन आर्टिकल 108 में है। इसको बुलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा होते हैं उसके अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। 1961 में पहली बार दोनों सदनों को गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक के द्वारा लाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी तक केवल 3 ही बार आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें से पहला दहेज निरोधक विधेयक, जो ये 108 जो लिया गया है वो आर्टिकल जो लिया गया संयुक्त अधिवेशन, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाली सबसे दुर्लभ अन्योन्य क्रिया है। तो प्राकृतिक में सबसे पाए जाने वाली दुर्लभ अन्योन्य क्रिया है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। रसोई में प्रयुक्त की जाने वाली न चिपकने वाली बर्तनों पर परत होती है, तो वो जो होती है टेफ्लॉन की परत होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बात करें ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, जो कन्फ्यूशियस थे वो चीन के एक महान दार्शनिक थे। उनको चीनी जो थे किस अन्य नाम से जानते थे? तो चीनी इन्हें कुंज फुत्से भी कहते थे। कन्फ्यूशियस इनको कुंज फुत्से के नाम से भी जानते थे, तो इस बात को भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का क्या तात्पर्य है? जो नियोजित निवेश है नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है मांग की आधिक्य। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन से मामले का निर्णय करता है? तो जो इन तीनों में आपसी मतभेद होता है तो मामले का जो निर्णय किया जाता है वह बहुमत के आधार पर किया जाता है। बहुमत के आधार पर, जिसमें 2 पक्षों का बहुमत, मतलब 3 में से 2 आदमी का बहुमत हो जाएगा, वो बात मान लिया जाएगा। बात करेंगे अगर राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी मामला जाता है तो उसका निर्णय जो दिया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का दिया जाता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन है। 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया। निर्वाचन आयोग की बात करें तो भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आपका वर्णन है निर्वाचन आयोग का। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। इसका प्रयोग विस्फोटकों में भी किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन सा राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? तो राज्यसभा में जब सभापति भी न रहे उपसभापति भी न रहे तो उसकी अध्यक्षता जो किया जाता है वो लोकसभा के स्पीकर द्वारा नहीं किया जाता है। इसकी अध्यक्षता किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन के सदस्य द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सीएनजी मुख्य रूप से बनी हुई है। तो हमने अभी देखा सीएनजी जो मुख्य रूप से बनी होती है वो मीथेन की बनी होती है। बात करें अगर मीथेन गैस की, तो मीथेन गैस जो होता है जुगाली करने वाले पशुओं से भी निकलता है, धान की खेत से भी निकलता है, सबसे ज्यादा निकलता है यह आर्द्र भूमि से, आर्द्र भूमि, और यह वैश्विक तापमान बढ़ाने में दूसरा सबसे ज्यादा योगदान लगभग 20% है। और सबसे ज्यादा वैश्विक तापमान जो बढ़ाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और कुल वैश्विक तापमान का लगभग 60% CO2 मतलब वैश्विक तापमान को बढ़ाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी के प्रमुख घटक है। देख लिए जो चिप्स वगैरह के पॉकेट भरा होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला आपका तत्व है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में कहे जाते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक सभी लोग जानते हैं, मेंडल जी को कहा जाता है।
अनुवांशिकी जो शब्द है ये वाटसन के द्वारा दिया गया था, वाटसन के द्वारा दिया गया था। अनुवांशिकी का जो इकाई होता है वो जीन होता है, जीन होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जिप्सम है, जिप्सम क्या यानी फार्मूला क्या है? तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से पादप समूहों में दोनों बीजाणुद्भिद व युग्मोद्भिद प्रावस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होती है? तो इसका सही हो जाता, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रछाया। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है उसे प्रछाया कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सही कथन चयन कीजिए, सही कथन चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अब पहला ऑप्शन है आपका अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय कुल संवेग शून्य होता है, तो ये गलत है। एक समान कोणीय वेग में वृत्तीय पथ घूम रही है तो गतिज ऊर्जा शून्य, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये तो नंबरिंग गलत लिखा गया, अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय कुल संवेग संरक्षित रहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी होना चाहिए लेकिन 4 लिखा गया, यही सही है। अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, यही सही है। अगला सवाल पूछा गया है कि कृषि जो प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। बात करें अगर गेहूं का, तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में किया जाता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर में पंजाब का प्रथम स्थान है। चावल के उत्पादन में आपका पश्चिम बंगाल का स्थान है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड किस राज्य में है? तो विश्वेश्वरैया लौह इस्पात लिमिटेड जो है वो कर्नाटक राज्य में है। राउरकेला की बात करें तो उड़ीसा में है। दुर्गापुर की बात करें तो वो आपका पश्चिम बंगाल में है। बोकारो जो है वो झारखंड में स्थित है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो एडिशन जो रोग है वो थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, बाकी सारे रोग अवटुक बनता है ये सभी आपका थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है सफेद और लाल फास्फोरस में कौन सा सत्य है? ये जो प्रश्न है सफेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्न में से कौन सा प्रत्येक सत्य है सिवाय एक के, यानी कौन सा इनमें असत्य है, छूट गया एक चीज सिवाय इसके, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर CS2 जो है विलयशील है, या CS2 में विलयशील है, तो यही गलत है, तो सब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाकी सब सही है। सफेद फास्फोरस को देखेंगे तो यह अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग हम लोग दिया सलाई में भी करते हैं। जो आपका जब शमशान घाट में रात के समय जो सफेद दिखाई देता है वो भी सफेद फास्फोरस के कारण होता है, जो चिंगारी टाइप का दिखाई देता है वो। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बोल रहा है विक्र नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जोकोस्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्रावन करती है, तो यही जवाब आपका गलत है। ये आपका हो जाएगा इसके कमी होने से इसका स्रावन होता है, तो इसका डी जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बोल रहा है निम्न में से कौन सा नाजीवाद का संस्थापक था? तो नाजीवाद का जो संस्थापक था एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का तानाशाह था, नाजीवाद का संस्थापना किया था। जबकि फांसीवाद की बात करें तो फांसीवाद मुसोलिनी के द्वारा स्थापित, मतलब इसका स्थापना किया गया था। बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। आधुनिक जो रूस है इसके निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा जो है मीन कैम्प है। मीन कैम्प एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है, और एडोल्फ हिटलर ने ही नेताजी को सुभाष चंद्र बोस की उपाधि दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है?
तो जो वर्ग संघर्ष की कहानी है कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया है। कार्ल मार्क्स को हमने देखा, दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। चलिए अगला सवाल है, राजपूत काल में समाज को किस नवीन जाति का उदय हुआ? तो राजपूत जो काल है उसमें समाज में एक नया जाति का उदय हुआ जिसे कायस्थ के रूप में हम जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अंतिम मतलब सेकंड लास्ट सवाल है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो मौर्य वंश की संस्थापक जो हुआ था धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। इस वंश का जो अंतिम शासक थे वो बृहद्रथ थे। विद्रथ को इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार दिया और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यह हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट जो है, रॉकेट की कार्य प्रणाली जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में 57 प्रश्न लिया गया। इसके अतिरिक्त बहुत ही और महत्वपूर्ण सवाल आपको बताया गया। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगी। इस वीडियो को अभी तक आप अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो इस बिहार पुलिस से डाला जाए आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। Find the real